कम्युनल सेंटिमेंट्स हैं, उन्होंने बॉलीवुड को अपने शहर में जकड़ लिया है। ए आर रहमान साहब का ये जो इंटरव्यू था, पिछले 10 साल के अंदर जो एक ये शिफ्ट आया है, उसको जब उन्होंने वॉइस किया है तो उसके ऊपर बहुत सा बैकलैश आया। टैक्स रिलीफ दी जा रही है ऐसी फिल्मों को जो कि नफरत का प्रोपेगेंडा या नफरत का प्रचार कर रही है। एज अ हेट्रेड टूल हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है। ए आर रहमान एक ऐसा बड़ा नाम जो दुनिया मौसीकी नहीं बल्कि एक अहद है। आज शिकवा कर रहे हैं कि 8 साल से बॉलीवुड के दरवाजे उन पर बंद हैं। क्या टैलेंट के आसमान पर बीजेपी के इंतहा पसंदाना सियासत के बादल छाए हुए हैं? और हम बात करेंगे कि इस कर्ब के हवाले से जो एक फनकार के दिल से निकला है, क्योंकि जब ए आर रहमान जैसा खामोश तबा इंसान बोलता है तो समझ लीजिए कि दर्द अपनी तमाम हदें फलांग चुका है। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मौसीकार ए आर रहमान का ये इंकशाफ महज एक बयान नहीं है बल्कि एक अलाम है। जावेद अख्तर इसे गलत फहमी कहते हैं, शान इसे किस्मत का खेल करार देते हैं, लेकिन रहमान का इशारा फ़िरका वारियत की उस दीमक की तरफ है जो शायद बॉलीवुड की तख्लीकी दुनिया को अंदर ही अंदर चाट रहा है। और ए आर रहमान का कहना था कि तख्लीकी फ़ैसलों का इख्तियार अब फनकारों के पास नहीं रहा। बॉलीवुड जैसे जिसे हम देखते हैं कि बड़े जी रंगों और रोशनियों और भाईचारे की अलामत समझे जाते हैं, क्या वहाँ भी अब ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है? फिल्म मेकर हारून शुएब इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जान लेते हैं ये मैटर क्या है। बिल्कुल जी, हारून साहब से हम बात करेंगे और हारून साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर आप देखें ए आर रहमान हम कहीं कॉन्सर्ट करते हैं तो मैं कहता हूं कि वहां पे तिल धरने को जगह नहीं होती, वहां पे कदम रखने के लिए वहां पे कोई स्पेस नहीं मौजूद होती। इतनी टिकट्स फरोख्त होती हैं और जो वहां पे मैनेजमेंट होती है वो भी अच्छी खासी कमाई करती है जो ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो जनाब, जब वो इतने पसंदीदा हैं लोगों के, लोग उन्हें इतना सुनते हैं ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, तो फिर उन्हें काम ना मिलना ये एक बहुत बड़ा अलमी है। और उन्हें म्यूजिक की एकेडमी सॉर्ट ऑफ कह लें, विकिपीडिया कह लें, हर तरह का उन्होंने म्यूजिक जो है वो बना छोड़ा है। इतने ज़बरदस्त गाने उन्होंने बॉलीवुड को दे दिए हैं। हर फिल्म में तकरीबन देखें वो फिल्में भी हिट हो जाती हैं जहाँ वो गाने गा दें। तो यहाँ गाने म्यूजिक फिल्में याद रहे ना रहे, वो गाने की वजह से याद रहती है। यस। अब ये हैरत की बात है कि ये शिकवा अगर आ रहा है तो फिर तो बॉलीवुड के ऊपर सवालिया निशान है कि हर चीज़ में बॉलीवुड सियासत कर रहा है। तो बात हमें ज्वाइन कर चुके हैं हारून साहब। हारून, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, इतनी खामोशी से हम देख रहे हैं कि पहले सिलसिला चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि भारत में क्या हो रहा है, फिर एकदम से ये खामोशी टूटी है और फ़िरका वारियत जैसा जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं गुलकार। तो क्या ये महज एक शिकवा है या बॉलीवुड के वो जो गुड इमेज के पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं, तासुब का पर्दा जो है वो चाक हो गया है? नहीं जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये खामोशी टूटी है और ये खामोशी सिर्फ सिंगर्स ही नहीं तोड़ रहे। अगर हम जो हैं वो बॉलीवुड की रीसेंट हिस्ट्री देखें तो हम देखते हैं कि एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ये जो कम्युनल सेंटिमेंट्स हैं, उन्होंने बॉलीवुड को जो है वो अपने शहर में जकड़ लिया है। और अब जो वो एक बात होती थी ना कि ये फिल्म इंडस्ट्री है, ये इंक्लूसिव है, यहाँ पे हर मज़हब से, हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए जो है वो फील्ड ओपन है, वो हमें पता चला है कि ऐसा नहीं है। इसी अंदरून खाना जो है बहुत सारी ऐसी खिचड़ी पक रही होती है, नफ़रत के ऐसे अलाव दहक रहे होते हैं कि वो जो है वो अब सामने होके एक्सपोज होके नज़र आने लगे हैं। और ए आर रहमान साहब का ये जो इंटरव्यू था जो उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल को दिया और जहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे पिछले 8-10 साल से काम नहीं मिल रहा, बावजूद इसके कि वो एक ऑस्कर विनिंग और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इस बारे में तो कोई शक दो राय नहीं हो सकती। उसके बावजूद उनको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जो है काम नहीं दे रही। तो पिछले 10 साल के अंदर जो एक ये शिफ्ट आया है, उसको जब उन्होंने वॉइस किया है तो उसके ऊपर बहुत सा बैकलैश आया और बहुत से अपॉलॉजिस्ट और क्रिटिक्स जो हैं वो खुल के सामने आए, जो उनके अगली चेहरे हैं। जिस तरह जावेद अख्तर साहब को हमने देखा कि उन्होंने बड़ा आकर कहा कि नहीं जी वो बहुत ग्रेट आदमी हैं, लेकिन लोग उनसे घबराते हैं और वो एक बहुत बड़ा नाम है, इसलिए फिल्म मेकर्स उनके पास नहीं जाते। इस वजह से उन्हें काम की शायद कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जावेद साहब तो आपको पता ही है कि अक्सर अपोलोजाइज़ ही करते रहते हैं अपनी मुस्लिम हिस्ट्री के ऊपर। अब जाहिर है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी तो डिनाउंस कर दी है अपनी रिलीजन के हवाले से, लेकिन वो अपनी हिस्ट्री के ऊपर भी अपोलोजाइज़ करने पे मजबूर हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो उसको भी ओन करेंगे तो ये फिल्म इंडस्ट्री उन्हें कम्प्लीटली जो है वो डिस्कार्ड कर देगी। और वो इसी तरह आप देखें कि कंगना रोनाट जैसी
जो कि एक इंतहाई प्रेजुडिस्ड एक्ट्रेस, और उनके बयान जो हैं वो सामने आते ही रहते हैं। उन्होंने भी ए.आर. रहमान साहब के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश की, हालांकि वो अगर अपना स्टेचर देखें और ए.आर. रहमान का स्टेचर देखें तो उनको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। उनकी कोई फिल्म जो है वो पिछले कई सालों से हमने नहीं देखी कि काबिल ज़िक्र रही हो। तो कंगना भी इस बहती गंगा में अपने हाथ धोती रही हैं। तो इस तरह के बयान सुनने में आ रहे हैं। आज एक्चुअली महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बड़ी अच्छी और अहम ट्वीट की इसके बारे में, और उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर जब ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है तो वो मुसलमानों की शेयर्ड और लिव्ड रियलिटी जो है, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उसको डिनाई कर रहे हैं। और आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि जावेद साहब की अपनी वाइफ जो हैं शबाना, वो इस बारे में बात कर चुकी हैं कि बॉम्बे में कैसे उनको घर नहीं मिला जब वो बॉम्बे आई, और बॉम्बे में उन्होंने घर लेने की कोशिश की तो उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से उनको घर लेने में बहुत मुश्किलात हुई। तो महबूबा ने आज बहुत खूबसूरत एक ट्वीट करके ये बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बावजूद इसके कि वो मुसलमान एक्टर्स से, मुसलमान म्यूजिशियन से, मुसलमान सिंगर्स से फ़ायदा उठाती रही है, उठा रही है, उसके बावजूद वो उनको खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रही। और ये शिफ्ट हमें 10-15 सालों में बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हारून। और जहाँ तक जावेद अख्तर साहब की बात है तो मुफ्ती शुमाइल के साथ जो उनका मुनासरा था बड़ा मशहूर, उसके अंदर वो सब कुछ खुलकर सामने आ गया था, उनकी सोच, उनके नज़रियात पे। अच्छा, अगर देखें हम हारून तो ए.आर. रहमान अपनी ज़ात में एक मुकम्मल म्यूज़िकल इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है। इन जैसे लेजेंड को आउटडेटेड कहना या करना या कॉर्नर करना या फिर ओवर क्वालिफाइड साबित करने की ये कोशिशें क्यों की जा रही हैं? ये बहाना भी नहीं बना सकते कि जनाब ये बहुत महंगे हैं, हम इनके साथ काम नहीं कर सकते। उनकी जानिब से तो ऐसी कोई शराइत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो अभी आप देखिए रिसेंटली इंटरेस्टिंगली एक हम इस फिल्म के ऊपर बात भी कर चुके हैं। एक फिल्म आई थी छावा, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड रियलिटीज़ को पेश कर रही थी, और उसके अंदर जो है वो जिस तरह दिखाया गया कि मुग़ल हिस्ट्री को जिस तरह डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया और उसके मुकाबले में हिंदुत्व की जो सोच है उसको ग्लोरीफाई किया गया। तो छावा का म्यूज़िक भी ए.आर. रहमान ने ही दिया था। और अभी जो एक आगे आने वाली फिल्म है रामायणा, जो कि बड़ी बजट की एक फिल्म बनाई जा रही है, उसका म्यूज़िक भी ए.आर. रहमान दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ए.आर. रहमान ने भी ये बात की कि वो नहीं चाहते कि इस किस्म की डिवाइसिव फिल्म्स जो कि तकसीम पैदा करें उनकी सोसाइटी में, वो बनाई जाएं, और वो इनको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते। तो ये बात भी बड़ी वाज़े है कि उनके इन्हीं पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से ये जो है ये इतनी चीज़ बढ़ गई कि आज जो है वो एक पॉलिटिकल डिबेट बन गई है। और जब कंगना कहती हैं कि जी ये इसको हमने इतनी इज्जत दी और इसके बावजूद जो है ये इस तरह की बात करता है, तो कंगना को ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो अपनी सोसाइटी के ऊपर कमेंट करने का हक महफूज रखते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की एफिलिएशन की बात आती है तो जाहिर है कि उसके अंदर हर इंसान का एक अपना ओपिनियन हो सकता है। और हम जानते हैं कि कंगना का झुकाव किस पार्टी की तरफ है, और वो पार्टी आजकल पावर में है। तो अगर आप देखें तो बॉलीवुड के पिछले 10 साल में एक बड़ी कंसर्टेड स्कीम के तहत, एक बड़ी फोकस्ड स्कीम के तहत मुसलमान एक्टर्स को जिस तरह साइडलाइन किया गया है, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो। और मैं अभी देख रहा था कि रिसेंट पास्ट में इन तीनों के खिलाफ कैंसल कल्चर का एक बाकायदा मुहिम चल चुकी है एक्स के ऊपर। जब आमिर खान ने बात की कि जी कम्युनल डिवाइसिवनेस नहीं होनी चाहिए तो उनको कैंसिल किया गया। जब शाहरुख खान ने बात की कि जी हम तो वो बड़े इंक्लूसिव घर है हमारा, जहाँ पर हम दोनों जो हैं वो मिलके अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं और दोनों मज़ाहिब की वैल्यूज़ उनको दे रहे हैं, तो वहाँ पर उनको कैंसिल किया गया। और जब इसी तरह सलमान खान की बात की हमने, आमिर खान की बात की और शाहरुख खान की बात की। ये बात पुरानी हो चुकी है। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, जिस तरह मैंने कहा अपना चेहरा, उसके ऊपर से वो निकाब उतार चुकी है। हम जानते हैं कि पिछले 10-15 सालों में बिल्कुल ऐसे ही है। हारून, आप कंगना की बात कर रहे हैं। कंगना तो आए रोज कंट्रोवर्शियल चीज़ें या इस तरह की स्टेटमेंट्स देती रहती हैं। वो तो खुद ही अगेंस्ट हैं। बहुत सारे जितने भी वहाँ पे एक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी अक्सर हमने देखा है कि कोई ना कोई वो बात निकल ही आती है और वो इस तरह की बात करती हैं। और उनको खुद भी कोई इतनी मूवीज़ वगैरह तो मिलती नहीं है, तो फिर उनको बस तनकीद तो फिर करनी आती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शंकर महादेव का कहना है कि जी फैसले अब म्यूज़िक कंपनीज करती हैं। क्या बॉलीवुड अब आर्टिस्टिक विजन से निकल कर प्लेलिस्ट माफिया के कब्जे में आ चुका है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कंगना तो रुस्सी नू नहीं होती जिसको पंजाबी में कहते हैं कि जो हर वक्त नाराज ही रहती है, हर किसी से लड़ती है, हर किसी से रेलिवेंट रहने के लिए बस। तो कंगना की वाकई वो रेपुटेशन बन गई है।
शंकर महादेवन ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। हम जानते हैं कि वो माफिया जो है वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है, और इसकी मिसालें हमने ना सिर्फ म्यूज़िक के हवाले से देखी बल्कि एक्टर्स के हवाले से, कास्टिंग चॉइसेस के हवाले से और थीम्स और सब्जेक्ट्स के हवाले से जो डायरेक्टर्स बना रहे हैं उसके हवाले से भी देखी कि अब वो जो है वो प्रोपेगेंडा और वो जो एक सर्टन पार्टी लाइन है और एक सर्टन पॉलिटिकल रेट्रिक है उसको फॉलो करते करते इस हद तक जा चुके हैं कि अब वो जो है वो फिल्में ना उस तरह की हिट हो रही हैं, ना उस तरह का उनका चार्म है। वो जो है वो एक खास लाइन को टो कर अरुण, लगता ये है कि अब जो मूवीज बन रही हैं हैं इंडिया के अंदर वो बीजेपी गवर्नमेंट के मोदी के अम्ब्रेला के नीचे बन रही हैं, और आपने देखा भी है कुछ जलसों में मोदी सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ मूवीज को बकायदा। जी जी बिल्कुल, टैक्स रिलीफ दी जा रही है ऐसी फिल्मों को जो कि नफरत का प्रोपेगेंडा या नफरत का प्रचार कर रही हैं, जो वायलेंस का प्रचार कर रही हैं, उन फिल्मों को प्रमोट किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक और ही डगर पे चल पड़ा है, और जो सिनेमा की इंडस्ट्री हम कहते हैं चाहे किसी भी मुल्क की हो, उसको इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है, उसको मैसेजेस ऑफ पीस, लव, हार्मनी फैलाने की ज़रूरत है। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह उसको एज अ हेट्रेड टूल हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही है हारून, और ऐसे ही नहीं पाकिस्तान के खिलाफ मूवीज आ जाती। रणवीर सिंह की बहुत सारी फोटोज हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जब उन्होंने मोदी के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई, फिर तभी तो धुरंधर जैसी फिल्म्स आती हैं और इंतशार पसंद फिल्में आती हैं। ये तो इनका कल्चर बनता जा रहा है, और मोदी खास तौर पर लगता है कि सिलेक्शन भी वही करते हैं कि कौन सा एक्टर जो है वो इस मूवी में परफॉर्म करेगा, और मिलने भी बुला लेते हैं ना। बिल्कुल जी, और इसीलिए हमने देखा कि वो फिर अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। अभी जब मोदी साहब ने एक आई थिंक पिछले साल ही उन्होंने एक एक्टर्स का वफ्द इनवाइट किया था जिन्होंने जाकर तस्वीरें खिंचवाई थी और उनसे मिले थे, उसमें कोई एक भी खान जो कि 3 बड़े पिलर समझे जाते हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के, वो नहीं था। वो सारे एक्टर्स, अगर आप पूरा ग्रुप देखें, वो 10-15 लोगों का ग्रुप था, उसमें कोई भी एक मुसलमान आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, डायरेक्टर नहीं था। तो उसी से वाजे हो जाता है कि वो किस सोच को प्रमोट करना चाह रहे थे, क्या मैसेज उन्होंने दिया है। और फिर जाहिर है कि फिल्म एक बिजनेस है, वो समझते हैं कि जब हुकूमत ही एक ख़ास लाइन देना चाह रही है तो फिर वो उसी को फॉलो करते हैं। और हमने देखा है कि फिर उसके बाद उस तरह की फिल्में जो कि नफरत फैला रही थी, मुसलमानों को डिमोनाइज कर रही थी, उनको एक नेगेटिव लाइट में दिखा रही थी, उस तरह की फिल्में यक के बाद दीगरे बनती गई हैं। बिल्कुल हारून, गुलकार शान ने तीनों खान्स की मिसाल दी है। हम भी तीनों खान्स की बात करें कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया, उन्होंने भी मिसाल दी। वो कहते हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि अदाकारों की मार्केट वैल्यू और एक मौसीकार की तख्लीकी आज़ादी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल बिल्कुल ज़रा मुख्तलिफ होते हैं? आप इन्हें किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जाहिर है कि एक जो म्यूज़िक बना रहे हैं, चाहे वो सिंगर हों या कंपोज़र हों, वो पर्दे के पीछे होते हैं और वहाँ पर माफिया दूसरी तरह काम करता है। जाहिर है एक्टर्स जो हैं वो तो पब्लिक डिमांड भी जो है वो उसको डिक्टेट करती है कि किन एक्टर्स को कितना अरूज मिलता है। और उसमें हम देखते हैं कि आप हिस्ट्री उठाकर देख लें कि मुसलमान एक्टर्स जो हैं वो हमेशा ही लोगों की चॉइस भी रहे हैं। उनको हिट होने से बावजूद तमाम तर जो दुश्वारियाँ आती रहती हैं करियर में, उसके लोगों ने देखा है कि वो हिट हुए हैं, सामने आए हैं। और ख़ास तौर पर रीसेंट पास में ये जो 3 खान हैं, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, उन्होंने बिल्कुल जो है वो उस सीलिंग को ही तोड़ दिया। उन्होंने नए बेंचमार्क सेट किए इंडस्ट्री में। लेकिन अब हम देख रहे हैं, और मैं फिर दोबारा कहूँगा कि इन खान के लिए भी अब इस वक्त जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा नफरत से भरा हुआ है, वो बहुत नेगेटिव है, और हम उसकी मिसाल बार बार देखते हैं और बार बार देखते रहेंगे। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो हम देखेंगे कि बॉलीवुड जो है वो इनको किस तरह डिसोन, डिस्क्रेडिट करता है और करता आ रहा है। अभी रिसेंट पास में आप अगर एक्स के ऊपर ट्रेंड्स उठाकर देखें तो वो बार बार जो है वो किसी ना किसी बहाने से, कभी कैंसिल सलमान खान, कभी कैंसिल आमिर खान और कभी कैंसिल शाहरुख खान के ट्रेंड्स चलाते हैं। तो और उसके बाद देखिए, उसके बाद इन तीनों के बाद कोई काबिल ज़िक्र बड़ा मुसलमान एक्टर जो है वो इस इंडस्ट्री से निकल कर नहीं आया। और मुझे नहीं लगता जब तक एक बाकायदा अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेगा बॉलीवुड, तो इस तरह मुमकिन हो सकेगा। या फिर हारून, हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों खान्स को काइंड ऑफ फेस सेविंग के लिए भी रखा हुआ है, क्योंकि ग्लोबली भी ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। अभी हमने शाहरुख खान को भी देखा, वो अवार्ड सेरेमनी होस्ट कर रहे थे अबू धाबी में। तो यकीनन एक ये इम्पैक्ट तो होता है कि मोदी को अपना फेस भी बचाना होता है इन तीनों खान्स को रख के इंडस्ट्री के हवाले से।
बिल्कुल जी, वो ग्लोबल के ऊपर तो शायद वो इनको विंडो ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और करते रहेंगे। जी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि और हमें बड़ा नाम कोई नज़र नहीं आएगा। अभी आपको पता ही है कि धुरंधर एक ऐसी फिल्म थी जो कि गल्फ में पूरे में बैन कर दी गई इसी वजह से, क्योंकि वो नफरत का इतना खुला प्रचार कर रही थी कि लोगों ने कहा भाई ये इसकी क्रिएटिव मेरिट तो कोई है नहीं, और ये तो सिर्फ एक डिवाइसिव नैरेटिव जो है वो फैलाने की कोशिश कर रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सोसाइटीज़ अपने यहाँ इस किस्म की नफ़रत को नहीं चाहती, वो इस किस्म की प्रोपेगेंडा फिल्म्स की उनके यहाँ कोई जगह नहीं है। तो सलमान खान या शाहरुख खान जो हैं वो जाकर इंटरनेशनली इंडिया के कोई शोज़ अगर होस्ट कर लेते हैं, या जहाँ जी। इंडिया का एक पॉजिटिव फेस दिखाना हो वहाँ तो उनको प्रेजेंट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप देखें कि इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कर रही है, किस डायरेक्शन पे चल रही है, जी। तो उसमें इन तीनों अरुण, ये अदाकारों भी के बड़ा लिए मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है कि लगता इंडस्ट्री मज़ीद, किस डायरेक्शन कोई में चल रही है। यकीनन ये तासुब जो है ये तो अपनी जगह पर मौजूद है, हम देखते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या ये भी एक वजह नहीं है कि लगता है कि अब क्रिएटिव लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, नापैद होते जा रहे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी, और मार्केटिंग जो है बस वो अब आगे आ चुकी है, वही ओवरशैडो कर चुकी है सारी चीजों। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। इट हैज़ बिकम सो बिग कि वो अब जो है उसको सस्टेन करना मुश्किल हो गया है, और वो जो है द बिजनेस साइड ऑफ इट हैज़ टेकन ओवर, और वही अब डिक्टेट करती है कि टॉपिक्स क्या होंगे, क्या बिकेगा। और वो जो मार्केट फोर्सेस हैं वो क्योंकि इसको डिक्टेट कर रही हैं और डायरेक्ट कर रही हैं, तो वो जो डायरेक्टर या क्रिएटिव एलिमेंट्स थे उन्होंने एक बैक सीट ले ली, और ये बड़ा वाज़ेह होकर हमें नज़र आ रहा है। जो दिखता है जो वो बिकता है, और जो बिकता है वही दिखता है। तो इट्स अ कैच 22 फॉर बॉलीवुड, और मेरे ख्याल में बॉलीवुड को थोड़ा सा बैक सीट लेकर सोचने की ज़रूरत है कि वो रोम कॉम्स, वो कॉमेडी फिल्म्स और वो फिल्म्स ऑफ गुड मैसेजेस, सोशल फिल्म्स, वो हमें क्यों Art नज़र नहीं आ रही। movies, हमें वायलेंस, गोर, नफ़रत ज़्यादा से ज़्यादा, हर फिल्म को जो है उस पिछली फिल्म से ज़्यादा नफ़रत दिखानी है, ज़्यादा वायलेंस दिखाना है, ज़्यादा खून खराबा दिखाना है, क्योंकि उसके अलावा ऑडियंस देखने नहीं आएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सोसाइटी के लिए और किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छा ट्रेंड है, और उसके नताइज ऐसे ही है। इवन हारून कोई नजर आ रहे हैं। नॉर्मल मूवी बने तो कोई ना कोई एजेंडा के थ्रू बनी होती है, उसमें कोई ना कोई ऐसा सीन डाल ही देते हैं जो मुतनाज़े हो जाता है। अगर हम रहमान की ही बात करें, रामायण जैसी बड़ी फिल्म की मौसीकी दे रहे हैं, तो क्या उन पर यह दबाव है कि वो खुद को एक मखसूस नजरियाती सांचे में ढाल कर अपनी इंडियन नेस जो है वो साबित करें? मेरे ख्याल में इस वक्त हिंदुस्तान में रहने बसने वालों के लिए, वो चाहे किसी भी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, बड़ा मुश्किल है कि वो इस टाइट के अगेंस्ट जाएं। आपने देखा कि ए.आर. रहमान जो हैं उनको भी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, उनको अपोलोजाइज़ करना पड़ा। हम इससे पहले देख चुके हैं कि इसी तरह अपने बयानात के ऊपर दीगर मुस्लिम एक्टर्स, 3 बड़े खानों की भी बात कर रहा हूँ, आमिर खान ने जब ये कहा था कि करण राव को लोग मशवरा देते हैं, मेरी वाइफ को, कि हम जो है वो हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जाएँ, तो बाद में उनको उसके ऊपर अपोलोजाइज़ करना पड़ा था। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई भी आवाज़, कोई भी सच्चाई जो है इस वक्त हिंदुस्तान की मेजॉरिटी जो है, और वो ख़ास तौर पर हिंदुत्व की सोच जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है छोड़ी गई है कि जहाँ पर कोई अपने ओपिनियन को या अपने एक्सपीरियंसेस को या अपनी रियलिटी को प्रेजेंट कर सके। तो फिर वही इसी तरह की फिल्में बनती रहेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत सस्टेनेबल मॉडल होगा और ये बहुत ज़्यादा अरसे तक चल पाएगा। लेकिन यह है कि फ़िलहाल जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड अब खुद अपने आप को जो है वो एक हाराकारी या जो खुदकशी की कोशिश है उसमें जारी है। उनको नहीं समझ में आ रही कि वो अपने आप को तबाह कर रहे हैं इस किस्म की एक डायरेक्शन लेकर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हारून शोएब साहब।